जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं आपके सामने मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू वेरी तो मच। बड़ी मेहरबानी सुमित भाई। सुमित भाई 2 इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है आज भारत की पॉलिटिक्स के हवाले से। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी दोनों दोनों के हवाले से। एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की मूव है, ये जो मैडम मुर्मू को जो प्रेज़िडेंसी दी जा रही है। ये कहा जा रहा था कि बेसिकली इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं या जिनको आप अनटचेबल्स कहते हैं, माइनॉरिटीज़ का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। वो तकरीबन 12% वोट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए थे। लेकिन 2014 में, 2019 में तकरीबन 33% वोट जो हैं, ये जो सो कॉल्ड दलित्स या अनटचेबल्स को मिले हैं। एक तो इस पे बात करनी है और दूसरा इंडियन रुपया जो है वो 25% जो है वो उसमें कमी आई है 2014 से। सिंस जी, 20 और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो सही ये कहा। पहले तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो मैडम मरमू को जो फ़ील्ड किया गया है, इसकी लॉजिक क्या है और प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स है? ज़रा हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह आपकी नज़र तो हर चीज़ पे रहती है। और चलिए पहले मैडम मुर्मू के बारे में बात करें। देखिए, पहली बात ये आती है शेड्यूल्ड ट्राइब से। उड़ीसा से बिलॉन्ग करती है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है जो ट्राइबल कल्चर में बिलीव करते हैं, राइट? तो इनका जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये बाकी जन पॉपुलेशन से थोड़ा कम रहा है ट्रेडिशनली। अब देखिए, 2-3 चीज़ देखिए, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी और मोदी जी का आपका कैबिनेट देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है। इस कैबिनेट में करीब-करीब 30% है, 30-32% है। पहले होता था 2-3-4%, इससे गिनती के 4 नाम होते थे, 5वां नाम आपको मिलता नहीं था। यहाँ 30-32% हुआ। अब आप ये भी देखेंगे, आप प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज की डेट में, अब जब आगे कैबिनेट का शफल होगा, यू विल सी मोर लेडीज कमिंग इन। और अभी जो पीछे कैबिनेट का शफल हुआ था, छोटे-मोटे स्टेटों से, जहां वोट की राजनीति नहीं है चीमा साहब, ऐसा नहीं कि वहां लाखों वोट पड़ते हैं। वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना ये मोदी जी का एक एजेंडा रहा है, हमेशा इसको, और इन्होंने इसको ग्राउंड पे लाके दिया। ऐसे ऐसे चेहरे आए हैं बन के, आपकी बार मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एमओ, जिनको कोई नहीं जानता था, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन अक्रॉस द इंडिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ अक्रॉस द इंडिया। तो इसको और किसी चीज से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको देखना चाहिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन विच आर 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। पहली गवर्नमेंट ऐसी है आजादी के बाद से जहां मैं आपको बोलूं 30% से ज्यादा औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पहली गवर्नमेंट ऐसी है जहां शेड्यूल ट्राइब्स को, देखिए शेड्यूल ट्राइब्स के का कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं, और वो भी बिखरा हुआ वोट है, कोई कंसोलिडेटेड वोट नहीं है, ये बहुत बिखरा हुआ वोट है। वोट बैंक का फायदा तब होता है जब कंसोलिडेटेड हो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके पास 33-35% वोट हो, तब बोलोगे आप राजनीति वोट बैंक की। अगर ये स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया है, तो दिस वोट डज नॉट मैटर इलेक्टोरली, राइट? इट्स नॉट कंसोलिडेटेड वोट। अब वहां की एक लेडी को उठाना, और इनका अपना वर्चस्व रहा, ये टीचर रही है, ये गवर्नर रही है, ये इन्होंने काफी जिम्मेदारी के संवैधानिक पदों पे रही है, एंड शी इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, कि खुद कैसे अपने दम पे एज अ वुमेन फ्रॉम सच वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस कैसे उठ के आई, कैसे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। और चीमा साहब, 0.1 पैसे का, 0.1 निकल का करप्शन या ऐसा कोई चीज इनके आसपास भी नहीं, कोई एलिगेशन तक नहीं है। साफ चरित्र, हार्ड वर्किंग औरत, सेल्फ रिलायंट औरत। और इनका बाप दादा कोई संतरी मंत्री नहीं थे, कोई वो नेहरू गांधी खानदान के नहीं थे, वहां से नहीं आती है। उस बैकग्राउंड से आते हुए अपना एक नाम बनाना, पहचान बनाना, सो शी इज आइडियल इंडियन वुमेन। अभी आपने देखो, हमारे एथलीट है पीटी उषा जी, अभी उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। अब पीटी उषा जी ओलंपिक में मेडलिस्ट रही है, बहुत पहले रही, बहुत साल हो गए, पर एज अ वुमेन वी आर प्रमोटिंग दैम। तो 30-33%, 30% के आसपास कैबिनेट में वुमेन इज अ बिग थिंग। मुझे बताइए, दुनिया में, इंडिया छोड़िए, दुनिया में दूसरी कंट्री बताइए, 203 कंट्री है, जब तक मैं, जहां तक मेरा आकलन है, 2-4 और बन गई हो मुझे पता नहीं, 203 कंट्रियों में ऐसी वुमेन रिप्रेजेंटेशन और कहीं है? नहीं है। अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रॉथ ऑफ कंट्री नहीं है, अक्रॉस कास्ट क्रीड ट्राइब नहीं है, नहीं है। और अब एक ट्राइबल वुमेन को, जो देखिए एज अ ट्राइबल वुमन शी इज वेरी कॉम्पिटेंट, बट उनको उनको इंडिया का टॉप मोस्ट पद देने का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, वी आर टॉकिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द most deprived sections of the society. We are talking of lifting of the people who do not matter electorally and in vote bank. ये तीन चीजें को अगर हम जोड़ के देखे जाए, तो आज
ये इंडिया की दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी और दूसरी अब ये है। तो ऐसे में मतलब एक वर्ल्ड को, दुनिया को, कंट्री को एक मैसेज जाता है वुमेन एम्पावरमेंट का। एक राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू दिया था वुमेन एम्पावरमेंट का 2014 में, बहुत शानदार इंटरव्यू था, कभी देखिएगा आप। और पूरा इलेक्शन ही निकल गया था उस इंटरव्यू के चक्कर में उनका। पर और वहां बातें होती है, यहाँ काम होता है। और चीमा साहब काम ऐसा होता है, ये कोई राजे रजवाड़ी नहीं है। आप किसी किसी महारानी को या किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ को या किसी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन लेडी को नहीं बना रहे हो आप एक बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल घरेलू, जो हमारे यहाँ गांव में देहात में माताएं बहनें, उनमें से आपने एक को उठा के सशक्त कर दिया। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। वोट बैंक वाली राजनीति है अप्लाई नहीं होती। मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अच्छा, इसमें मैं आता हूँ उस पे इकोनॉमी वाले सेक्शन पे। मैं देख रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर गैप है, उसमें इंडिया को उन्होंने 135th आउट ऑफ 146 कंट्रीज पे रखा। हम्म। अच्छा, ये बताइएगा सुमित भाई, ये क्या लॉजिक है? क्या जैसे साउथ एशिया बाकी ममालिक में पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, इसी तरह खवातीन निग्लेक्टेड हैं? जैसे पाकिस्तान में भी मैं देख रहा था कि इसी तरह के नंबर्स हैं। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो ग्लोबल जेंडर गैप के हवाले से पाकिस्तान में भी इसी तरह के स्टैटिस्टिक्स हैं। आप क्या देखते हैं, ये जो अपलिफ्ट करना है, इससे क्या मुराद है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है कि खवातीन को एम्पावर करना है, वन। सेकंड, ये बेसिकली टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, तो एक शेड्यूल कास्ट से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो मैसेज कर रहे हैं कि भाई इंडिया में कोई भी बन सकता है, यहाँ पे अब डायनेस्टीज नहीं चलेंगी। ये वो कार्ड है, वुमेन एम्पावरमेंट का ये कार्ड है, या कि आप समझते हैं कि वाकई क्योंकि ये जो जिनको आपने ये भी शेड्यूल कास्ट कहा या जी 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 जी। शेड्यूल ट्राइब्स कहा, ये बेसिकली इनका लिटरेसी रेट आई थिंक 41% था, फिर इनका जो इकोनॉमिक अटेनमेंट का लेवल है वो भी बहुत कम है, 41% था, या ये रीजन है? व्हाट इज मोस्ट डोमिनेंट क्या है इसमें? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट साहब, ही इज फ्रॉम द एससी कम्युनिटी, ठीक है। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ही इज फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार। दूसरी बात, जो अभी आप कह रहे थे जेंडर गैप की बात कर रहे थे, लिटरेसी रेट बिटवीन मेन एंड वुमेन इन इंडिया में 3-4% का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, एक फर्क जरूर है। Here only 20% of the women are working, 80% of the women are not working, जिसलिए आपको ये गैप बढ़ता है। अगर आप यही चाइना का नंबर उठाए तो ये चाइना में 67% है, वहां आपको ये गैप कम देगा। जिन पैरामीटरों पे ये रेटिंग होती है उनमें लिटरेसी ओके, जो वर्किंग की बात आती है उसमें कम है। और आपको याद होगा, मैंने आपके किसी और के शो पे एक दिन कहा था, मैकेंजी की स्टडी है, ये 5 साल पहले करीब आई थी। इफ इंडियन वुमेन 50, 60, 70% स्टार्ट only contributing $100 per month, 70% वुमेन को वर्कफोर्स में $100 पर मंथ लाए, our GDP will double in 2 years, बिना और कुछ करे, कुछ नहीं करना। तो ये एक जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शंस, ट्राइबल, आपको पता है ट्राइबल क्यों बेचारे बहुत पिछड़े हैं, बहुत मतलब पीछे जंगल में, पहाड़ में, बहुत अनडेवलप्ड जगहों में वो अपने कल्चर से रहते हैं, इसलिए वो बेचारे पीछे। उनकी, हाँ, उनकी लिटरेसी मैंने पहले ही बोला आपको कम है, मैंने उनकी इकोनॉमिक इंडेक्स कम है। अगर वहां से आप उठा के बनाते हो, इसीलिए मैंने बोला चीमा साहब किसी बहुत बड़े इंटेलिजेंस की वाइफ नहीं है, किसी राजा महाराज रजवाड़े घराने की नहीं है, किसी बहुत बड़ी लेडी पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बहुत बड़ा वर्चस्व रखने वाली औरत नहीं है। बट अगर आप उनको यहाँ लाते हो, आप एक मैसेज देते हो, वी रियली मीन वुमन एम्पावरमेंट बाय हार्ट एंड सोल, ये जुमला नहीं है। 30-33% मेरे कैबिनेट में ऑलरेडी लेडीज हैं, मैं एक शेड्यूल ट्राइब लेडी को लाके बनाता हूँ। देखिए एससी और ओबीसी तो ऑलरेडी है, और मैंने कोविंद जी का बताया था, नायडू जी का बताया था, और ऐसे कई सारे लोग हैं। मैं देखिए हम जातिवाद में नहीं जाना चाहता, बट ऐसे कई सारे लोग अभी कैबिनेट में हैं, हर कास्ट से, हर मतलब एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की करें, सब तरह से हैं। वो पूरा एक उसका ध्यान रखा गया है। पर एक वुमेन को लाना, एक मैसेज देना है कि जो एम्पावरमेंट है, दैट इज नॉट ओनली ऑन द बुक, दैट इज नॉट ओनली ऑन द पेपर, दिस इज ऑन द प्रैक्टिकल सेंस। आप बताइए चीमा साहब, कौन आज के डेट में इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहेगा? कौन नहीं बनना, कौन पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहेगा? कौन बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनना चाहेगा? कौन बहुत बड़ी लेडी बहुत बड़े अमीर और बड़े बहुत बड़े इंडस्ट्रियल खानदान का बनना नहीं चाहेगी लेडी? हर बनना चाहेगी। पर उसको दरकिनार करते हुए एक बहुत ही कॉम्पिटेंट बट एक बहुत ही
पिछड़े तबके से आपने एक लेडी को उठाया, एंड शी इज वेरी कॉम्पिटेंट बाय द वे, उनको आपने वहां बिठाया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, ये देश को एक मैसेज है, देश को नहीं पूरी दुनिया को मैसेज है। सो वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अ टॉक, इट इज एक्शन ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई ये बताइएगा हमें कि ये जो इंडियन रुपी की जो वैल्यू कम हुई है 25%, इसकी क्या जी। वजह है? दुनिया में तो ये आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बड़ी ऊपर जा रही है, जिसे आप कह लें कि और जी ज़बरदस्त है, लेकिन ये लग रहा है कि जो-जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं और मैं देख रहा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला साहब हैं, वो भी उन्होंने भी लोकसभा में बहुत सारे इंडिकेटर्स डिस्कस किए हैं। तो आप क्या समझते हैं बेसिकली ये क्या है? इंडियन रुपी क्यों नीचे आ रहा है? क्या इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है? ऊपर-ऊपर खबरें हेडलाइन्स बहुत अच्छी बन रही हैं, I2U2 हो गया, क्वाड हो गया, लेकिन अंदर कोई मसाइल चल रहे हैं, अंदर कोई निज़ाम खोखला तो नहीं है हमारी तरह? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने चीमा साहब। पहले एक पुराने सवाल में एक लाइन रह गई थी। देखिए, निर्मला सीतारमण जी पहली डिफेंस मिनिस्टर थी इंडिया में, शायद कोई लेडी डिफेंस मिनिस्टर थी, फिर एक पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी बनी, मुझे याद नहीं इससे पहले कोई लेडी फाइनेंस मिनिस्टर थी, अगर मे बी आई एम रॉन्ग। सो बट वहां वुमेन एम्पावरमेंट की पहले कैबिनेट और अब कैबिनेट में भी काफी व्हाट यू कॉल एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क सेट किए गए। तो ये उसी कंट्री, दैट इज दिस इज अ प्रोसेस इन द स्टेप इन द सेम प्रोसेस। तो आप इंडियन रुपी पे आते हैं। देखिए चीमा साहब, बहुत पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये इस सवाल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से काफी लोगों का ये जो भ्रम है ये दूर होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, यू हैव टू एक्सक्यूज मी टू गो अ लिटिल बिट टेक्निकल, आई ट्राई टू बी गो एज लिटिल टेक्निकल एज आई कैन। देखिए, सबसे पहले जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, पहले आपको इकोनॉमी का तर्ज समझना पड़ेगा। वी आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वी आर नॉट इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, पहली बात। अगर मैं लास्ट ईयर का करीब एक्सपोर्ट देखूं, हमारा करीब $550 बिलियन का, इंपोर्ट था $55 बिलियन का, अब की बार बढ़ के $72 बिलियन हुआ है इस साल, जो उम्मीद है हुआ है। तो एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे, राइट। तो पहली बात तो, अगर रुपया यहाँ गिरता है, इट हेल्प्स एक्सपोर्ट्स। अगर रुपया यहाँ गिरता है, इट हेल्प्स एक्सपोर्ट, बिकॉज अगर हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वेयर एवर इंपोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट्स, तब ये बहुत बड़ा और घातक चीज है, मतलब ये इकोनॉमी की तबाही है। मैंने आपको रेशियो बताया, नंबर बताया, स्टार्टेड विद दैट, लास्ट ईयर को इस ईयर का प्रोडक्शन क्या है। दो थोड़ा हमारा इंपोर्ट्स बढ़े हैं करीब $24 बिलियन के आसपास, जो हमारा साल एंड तक एक अंदेशा है, पहली बात। दूसरी बात चीमा साहब, अगर आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, $580 बिलियन एज वी टॉक टुडे, which is third highest in the world. 8.5% growth rate, IMF, World Bank, every international rating. Our credit rating is A+, कोई दिक्कत नहीं from all the credit rating agencies. Our industrial input has increased, GDP 3.3 trillion by the year end, by absolute GDP, 11.75 trillion by PPP. ठीक है, इन्फ्लेशन 7%, यूएस इन्फ्लेशन 7%, विच इज लोअर देन द एशियन इन्फ्लेशन। अब बाय द वे, जो हम 7-7.5 की बात करें, यूएस का भी इन्फ्लेशन का नंबर आया है, दैट इज 9.1%, इट इज हाईएस्ट इन 41 ईयर्स, हाईएस्ट इन 41 ईयर्स। अमेरिकन बैंक से सीधा सीधा 1% इंटरेस्ट बढ़ाया है टू कंट्रोल द डॉलर। देखिए, जब यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होता है, फेडरल रिजर्व विल गो हार्ड ऑन डॉलर। जब डॉलर पे हार्ड होगा तो दुनिया भर में डॉलर की कीमत, वो क्या करते हैं, डॉलर छापना शुरू कर देते हैं, तो डॉलर को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, तो डॉलर की कीमत थोड़ी दुनिया भर में बढ़ती है। पहले बात ये, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अब और आते हैं इस पे। सो जो इकोनॉमी के मैक्रो पैरामीटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट ले लीजिए, एग्रीकल्चर आउटपुट ले लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले लीजिए, इन्फ्लेशन ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, वी आर डूइंग बेटर देन ऑल। और पीछे अभी अगर ये रशियन यूक्रेनी वॉर के बाद की देखे जाए, एवरेज करेंसी एशिया में इंक्लूडिंग चाइनीज युआन has fallen by 7.8 to 8.5%, including Japanese yuan. We have fallen less than 7%. So in Asia, in top 10 in Asian economies, we are doing much better. आपको कुछ थोड़े हैरत अंगेज करने वाली चीजें बताऊंगा। आज की परिस्थिति है चीमा साहब, 9.1% जैसे यूएस ने अपना इन्फ्लेशन अनाउंस किया, दिस वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन। कैनेडियन बैंक्स ने 1% इंटरेस्ट बढ़ाया, न्यूजीलैंड बैंक से 0.5% इंटरेस्ट बढ़ाया। यूएस में 1% इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। यूएस में 1% इंटरेस्ट कभी नहीं बढ़ता। 41 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। अभी अगर हम बात करें दूसरी, जो रशियन यूक्रेनी वॉर हुआ, क्या हुआ, दो चीजें हुई, कॉस्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल बोथ हैव गॉन अप। फूड का कॉस्ट, wheat, चीमा साहब, as compared to last year is gone up by 42% globally. Fuel is gone up by 55% globally.
जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हर इकोनॉमी में, इसलिए एवरी इकोनॉमी हैज काइंड ऑफ डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर विद एवरी इकोनॉमी। इसलिए यूएस में 9.1% इन्फ्लेशन है, जो 41 साल में नहीं हुई। यूएस में भी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है आज के डेट में। अच्छा, आपको दूसरी चीज बताऊं, और अगर आपको याद हो चीमा साहब, मैं आपके चैनल पे और चैनलों पे 3 महीने से कह रहा हूं एक चीज, बिल्ला छाती ठोक के प्रोडिक्ट किया था मैंने, और आज ये कंफर्म हो गई। चीज ये थी, मैंने कहा चीमा साहब, अगर ये रशियन यूक्रेनी लड़ाई नहीं रुकती, एक अगले क्वार्टर में यूरोप रिसेशन में है और उसके अगले क्वार्टर में यूएस रिसेशन में। आज ये चीज आईएमएफ के चीफ कहते हैं। यूरोप का रिसेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी चीमा साहब इज 45% टुडे बाय नेक्स्ट क्वार्टर। अगर ये, क्योंकि फूड एंड फ्यूल डिटरमाइन योर मेजर कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये इकोनॉमिक्स है। अमेरिका का आफ्टर दैट इट इज 40% एज वी टॉक, एंड बाय द वे एशिया इज अराउंड 20-25%। स्टिल एशिया पैसिफिक इज डूइंग मच बेटर देन अमेरिका एंड यूरोप। ये अब डाटा आउट है, ये मेरा आंकलन नहीं है। सो माय प्रेडिक्शन ऑफ वर्ल्ड गोइंग इनटू अ रिसेशन बाय नेक्स्ट क्वार्टर यूरोप एंड फॉलोड बाय अमेरिका, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। रशिया ने गैस पाइपलाइन बंद कर दी है, गैसप्रॉम की। कोल, वो जर्मनी कहता मैं अगले साल से कोल, अगले महीने से कोल बंद करूंगा। और आपको एक और चीज बताऊं, खतरनाक इंडिकेटर भी है दुनिया में। सऊदीज कह रहे थे $120 हम तेल ले जाएंगे, ठीक है सर। फिर हमने कहा रशियन तेल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। दूसरी चीज आपको बताऊं, इससे बड़ा डेंजरस चीज क्या हो रही है। ऑयल का प्राइस अगर आपने चेक किया हो, आजकल में 98 पर बैरल आ रहा है, ठीक है। आपने ये भी, हमने बात की थी कि जब जो बाइडेन आ रहे थे, वो सऊदी से क्यों बात कर रहे हैं, वो कह रहे तेल पंप करो। यूएस तेल पंप नहीं कर सकता क्योंकि उनकी कैपेसिटी जो है वो 94% ऑक्यूपाइड है। रिफाइनरीज आर रनिंग एट 94%। एक कंपलसरी शटडाउन और टर्न अराउंड होता है रिफाइनरीज में। रिफाइनरी कैन नॉट ऑपरेट ऑल 12 मंथ्स ईयर, कुछ दिनों उसको बंद करके फिर मतलब ना वो तेल सर्विस करके फिर चालू करना होता है। इसका कंपलसरी शटडाउन एंड टर्न अराउंड, एक रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन भी होता है रिफाइनरीज का। 94% पे उनकी रिफाइनरियां रन कर रही है। स्टेट उनका कौन सा है, मैं ध्यान नहीं आ रहा, सारी रिफाइनरियां, आई जस्ट स्किपिंग माय माइंड। पीछे जो बाइडेन साहब को बोला था आप लॉन्ग आइलैंड में रिफाइनरी लगाओ, उन्होंने मना कर दिया एनवायरनमेंट को लेके। 2018 में यूएस वाज द हाईएस्ट ऑयल पंपिंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है साहब। 2022 में हालत ये है, तेल है यूएस के पास, पंप करे तो रिफाइनरी नहीं है, रिफाइनरी कैपेसिटी इज फुली यूटिलाइज। मैं स्टेट मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ उनकी रिफाइनरीज, आई जस्ट स्किप माय माइंड समहाउ, ठीक है। अब ये जो परिस्थिति बन रही, इसीलिए जो बाइडेन साहब मजबूरी में मिलते हैं एमबीएस से। एमबीएस से मिलने का कारण क्या है? तेल कौन सबसे ज्यादा पंप कर सकता है? सबसे ज्यादा तेल पंप कर सकता है सऊदी अरबिया। ओपेक, ओपेक का बॉस कौन है? सऊदी अरबिया। वेनेजुएला को बोल दिया तुम्हारे साथ हम थोड़ा तुम्हारे सैंक्शन हटाएंगे, पर वेनेजुएलन तेल आने में 2 साल लगेंगे। आप अब देखिए ईरान से भी थोड़ी नरमी गर्मी शुरू हुई, थोड़ा वो तेल भेज दो, ये भेज दो। रशियन तेल पे आंख बंद है। पर अगर ईरान का तेल आया नहीं, ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, तेल का प्राइस गिरा कैसे? फर्स्ट साइन ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन इज ऑलरेडी विजिबल डॉक्टर चीमा। जो $98 का बैरल है, टेक माय वर्ड सर, दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। और आज मैं जो ये चीजें देख रहा था, ये देख के मैं हैरान हो गया। और इस फ्राइडे को अगर आपने एक और चमत्कार देखा दुनिया में, 30-40 साल में यूरो एंड डॉलर वेर सेम। आई थिंक यूरो स्लिप्ड अ लिटिल बिट टू डॉलर। ये पहली बार हुआ 30-40 साल में जब से यूरो लाए हैं, राइट। तो जब यूरो यूजुअली 20-25% ज्यादा होता है डॉलर से, आज यूरो और डॉलर सेम आ गए फ्राइडे, ठीक है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने रुपी ट्रेडिंग अनाउंस कर दिया, आपने पीछे देखो 6-8 दिन पहले, टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक वेस्ट्रो अकाउंट खुलेगा इंडिया का, जिन कंट्री में, कतर इंडिया से रुपी में ट्रेडिंग कर रहा है, रशिया कर रहा है, काफी मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी है, ठीक है। हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा रहे हैं हम, क्योंकि जब रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो हम डॉलर को कंट्रोल करवाएंगे। $580 बिलियन का रिजर्व है, जो थर्ड हाईएस्ट है, एंड दिस रिजर्व विल लास्ट अस अराउंड 11 मंथ्स एट करंट रेट, एज्यूमिंग कुछ नया नहीं आता। बट एक और दिक्कत भी है, हमारा ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल थोड़ा बढ़ा है, इंपोर्ट्स बढ़े हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस वी आर पेइंग मोर मनी टू इंपोर्ट ऑयल। इसीलिए फूड एंड फ्यूल को कंट्रोल करना है। हमने फ्यूल की व्यवस्था कर ली, फूड हमारे पास है, फूड हमारे पास है। आप ये भी जानते हैं कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज, 103 कंट्रीज ऑलरेडी रिटर्न टू आईएमएफ फॉर बेल आउट। तब भी एशिया पैसिफिक का चीज स्लो डाउन अंडर कंट्रोल है। इसमें एक ही पेज है, चाइना की सप्लाई चेन हैव बिकम अनरिलायबल। कुछ नहीं पता चाइना में क्या रहा, जीरो कोविड के पीछे वो पड़े हैं, 80% चाइना को बंद करके बैठे हैं। अगर ऐसे में चाइना की सप्लाई चेन अनरिलायबल होते, वीट सिक्योरिटी दुनिया हमारी
तेल का प्राइस खुद ब खुद गिर रहा है। 3 चीजें समझिएगा, तेल का प्राइस खुद ब खुद गिर रहा है, चाइना की अनस्टेबल चेन्स है, फूड सप्लाई चेन्स, और वीट की किल्लत इज वेरी विजिबल। यहाँ रशिया ने गैस बंद कर दी यूरोप की। जर्मनी कह रहा मैं कोल नहीं लूंगा, कोल फॉरवर्ड से वहां नहीं चलेगा। अगले साल जर्मनी में द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी विल बी 3 टाइम्स। आईएमएफ का चीफ आज कहता है कि वर्ल्ड इज लुकिंग एट अ टफ 22 एंड टफर 2023। अगर लड़ाई नहीं रोकेगी, जो मैं पहले दिन से आपके चैनल पे अपने नेशनलिटी हर जगह कह रहा हूं, अगर लड़ाई नहीं रोकेगी, सबसे पहले रिसेशन में यूरोप जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन था। उसके बाद यूएस जाएगा, उसके बाद इसका इंपैक्ट एशिया में भी आएगा। एंड द एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। अगर चाइना में कोई बड़ी दिक्कत आती है, एशिया की हर छोटी बड़ी इकोनॉमी चाइना से लिंक्ड है, तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। अभी इसीलिए आपको समझ आया कि एमबीएस से क्यों मिलने जा रहे जो बाइडेन साहब, उनकी बातचीत क्यों सुन रहे, अदनान खशोगी के बात क्यों हो रही, पहले तो फोन भी नहीं करते थे, आज के हो गए सऊदी अरबिया जाके मिल रहे हैं। आप समझो बात को, तेल कौन निकाल सकता है, ईरान से नरमी की बात क्यों हो रही है। और इसी में एक और हैरत अंगेज करने वाली बात, हमारे नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया 5 साल बाद न इंडिया में कोई पेट्रोल यूज करेगा न डीजल यूज करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी चीमा साहब हमने सेट कर दी है। 70 रुपए में 1 लीटर है, 1 किलो, जो भी उसका वैल्यू अब निकलेगा, लिक्विड होगा गैस होगा मुझे नहीं पता, मैं लीटर मान लेता हूँ। 70 रुपए में 1 लीटर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। आपको पता है एवरेज कितनी देगा? 400 किलोमीटर। 70 रुपए में 1 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन यहां बनेगा, कोई क्रूड वूड नहीं चाहिए, एवरेज देगा 400 किलोमीटर। और इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने 10% कर दी है, अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और अब एक इंजन हम जो टोयोटा का ऑलरेडी आ गया, फ्लेक्सी इंजन, जो 100% इथेनॉल पे भी चलेगा। सो इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन एंड एलएनजी और ये मिल के जो हमारा 3 फ्यूल्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सो द प्रेडिक्शन इज नेक्स्ट 5 years the second biggest energy importer on the global sphere will be out of the energy import business. So we are talking of a lot of changes which are happening in the world and at a major level. तो अगर ये रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका और बहुत जल्दी नहीं रुका, वर्ल्ड इज बाउंड टू गो इन रिसेशन। ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं आपके चैनल के पहले दिन से, क्योंकि मैंने अब यूरोप का इकोनॉमिक आउटलुक मैंने आपको बोला था 2.5 2.6 आएगा, आज 2.6 अनाउंस हो गया। मैं ये भी कह रहा हूं ज्यादा, आप चीमा साहब रुकिए 15 दिन, अगस्त में यूएस अपना नया रेपो रेट अनाउंस करेगा। अगस्त में, कितने दिन, ज्यादा दिन है नहीं। ये इकोनॉमिक आउटलुक 2% के नीचे नहीं गया। वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक 1.5% कम किया, 2% कम होगा। यूएस की ग्रोथ रेट कम है, चाइना की ग्रोथ रेट कम है। वी आर हेडिंग फॉर अ टफ टाइम। That is what is happening. And in this condition, we are protecting our economy from all the sides. RBI ने काफी चीजें लाई, एक बड़ा स्टेप मैं मानता हूँ ये रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ करना। This protects our foreign exchange reserves and makes rupee a global currency in a very slow but staged process. By the way, oil imports from Saudi Arabia are down by 13%, and from other Middle Eastern countries are another down by 12%. So total impact on the Middle Eastern oil is 24.56% as per last month, as we talk. तो ये सारे मैंने आपको पैरामीटर बता दिए। एंड व्हेन यू डू अ सम टोटल ऑफ इट, अगर बोले तो और डीप जा सकता हूँ, बट फिर लोग हमारे बोर हो जाएंगे, बोले यार क्या है प्रोफेसर, क्लास है क्या। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर हम इसमें डीप जाए, सो दिस इज नॉट अ वेरिंग साइन एट ऑल। वी आर ऑन द जॉब, वी आर ऑन द ड्राइवर सीट, वी आर कंट्रोलिंग इट। वो जो ड्राइवर है तो उसे पता है कि अगर सड़क खुली है थोड़ा एक्सेलरेटर दे दो और छोड़ना कब है, ये चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुमित भाई। ये तो आपने जो पिक्चर खींची है, ये तो बड़ी ब्लीक किस्म की पिक्चर है, और इसमें जो छोटे ममालिक हैं, जो एंटायरली एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, उनकी तो चीखें निकल जाएँगी, और यहाँ पे तो सारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह हो जाएगा। और जो इन्फ्लेशन इस वक़्त है, जिस तरह आप बता रहे थे कि अमेरिका में 9% हो गई है। 9.1% सर। यस, और इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दिया, तो हम लोग तो कहीं भी नहीं खड़े हुए। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमारा स्टेट बैंक तो कहता है जी कि ठीक है, हम अगर 15 दिन बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीलियाँ कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली वो तो हम तो वी डोंट स्टैंड एनीवे। जब अनसर्टेनिटी अगर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, बर्लिन में अनसर्टेनिटी है, तो इस्लामाबाद तो ये दिल्ली किधर जाएँगे? आपने तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें सिक्योर की हैं, लेकिन फिर भी लुकिंग एट द लेवल ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो, मैं तो कहता हूँ आपका जो तेल लेना है रशिया से, यही बहुत बड़ी बात है यार। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो मैं समझता हूँ कि आप एनर्जी सिक्योरिटी, हम ये कहते हैं 21st सेंचुरी में
वो 2 लोग जो हैं वो सर्वाइव करेंगे जिनके पास एनर्जी होगी एंड सेकंड जिनके पास आइडियाज़ होंगे। सो एनर्जी इज़ एवरीथिंग इट इज़ एवरीथिंग जो भी है एंड देन यू मिक्स इट विद द आइडियाज़ एंड देन यू गो। आप दुनिया सारी आपकी है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑयल है, गैस है, पानी है, जो भी मतलब इस चीमा साहब मैंने इसीलिए कहा था ना आपको, देखिए 2 चीजें कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइमरली डिपेंडेंट होता है इकोनॉमिक्स से, वन इज फूड एंड फ्यूल। ये 2 चीजों को कंट्रोल, फूड की हमारे यहाँ ईश्वर की दया कोई कमी नहीं, फूड वी आर सेल्फ सफिशिएंट। इतना वीट अब भी है कि अगर वो डब्ल्यूटीओ वगैरह लफड़ा हटा दें पूरी दुनिया को वीट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एनर्जी में वी ऑलरेडी हैव अ पॉलिसी। और हमने बात की आईएनएसटीसी की, हमने ईरान से गैस पाइपलाइन की बात है, अब तो रशिया से भी गैस पाइपलाइन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आईएनएसटी चलेगा तो गैस पाइपलाइन वहां से भी आ सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन का ये स्टेटमेंट आ चुका है चीमा साहब। दिस इज अ स्टेटमेंट व्हिच हैज ऑलरेडी कम। ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं है इसमें। अगर सोचिए, आज देखिए पहले हमारी ट्रेनें चलती थी डीजल पे, और मैं आपको बताऊं 10% इथेनॉल ब्लेंड करके हमने कितना पैसा बचाया। वी हैव सेव्ड 3 बिलियन डॉलर्स दैट डे। अगर हम इसको 20% कर देंगे, जो हमारा पूरा प्लान और हो जाएगा 3 महीने में, will save another 3 to 4 billion dollars. We have saved 7 billion dollars just by ethanol blending. Flexi engine will be a game changer, और फ्लेक्सी इंजन टोयोटा ने डिजाइन कर दिया, आ रहा है। जो नितिन गडकरी जी की गाड़ी है सर, वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती है, दिल्ली में चलती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लेक्सी, ये सब चीजें जो हम करें, इफ वी आर एबल टू सिक्योर फूड एंड फ्यूल, our borders are secure, rupees getting international, our foreign exchange reserves are intact, so we are in control। मतलब ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है, बस हाँ, जब जहाँ सड़क खुली है तो थोड़ा एक्सीलरेटर छोड़ देते, जहाँ टाइट है थोड़ा खींच देते हैं, बट गाड़ी पे पूरा कंट्रोल। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई फॉर गिविंग अस अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है दुनिया में और खास करके इंडियन इकोनॉमी भी हम बात कर रहे थे। जी सुमित भाई। मैं सोच रहा हूँ, आई होप इट इज नॉट मोर टेक्निकल। मैंने इसको जितना समझ सिंपल बनाना चाहा, मैंने जी, उतना जी। किया ताकि इट डजंट लुक लाइक अ, मतलब वो भाषण सा ना दिखे। इट शुड नहीं, बी। नहीं, मेरे लिए खुद बड़ी लर्निंग थी, ट्रस्ट मी बिकॉज़ ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और एवरीबॉडी इज़ मतलब मुझे फ़ील हुआ है कि बंदे को थोड़ा घबराना चाहिए। ठीक है, हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते थे आपने घबराना नहीं है। तो जब एक हमारी वो होती थी ज़्यादा हालात ख़राब होते थे, महँगाई होती थी तो लोग उनसे पूछते थे सर थोड़ा घबरा लें आप। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है घबराना नहीं मतलब अब घबराना चाहिए थोड़ा-सा। चीमा साहब, आपका ये वीडियो वो देखेंगे तो वो भी घबरा जाएंगे, ये गारंटी ले लो मुझसे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई बहुत